वेलकम टू गॉडफादर एंटरटेनमेंट। आज मैं आपको 2020 में रिलीज हुई अमेरिकन मूवी द बैंकर की स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर आइए डायरेक्ट कहानी पर आते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टेक्सास शहर के कोर्ट रूम से, जहां पर कहानी के मेन कैरेक्टर की पेशी चल रही है। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में ईयर 1939 के टेक्सास शहर में। कहानी का मेन कैरेक्टर है बर्नार्ड नाम का एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का, जो बैंक के ठीक बाहर जूते साफ करता हुआ नज़र आ रहा है। अब उस ज़माने में बैंक में केवल गोरे लोग ही आया करते थे, तो बर्नार्ड उन लोगों के जूते साफ किया करता था और ये काम वो जानबूझकर धीरे धीरे करता था, जिससे कि वो बैंक से जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातें उन लोगों से सुन पाए। और लोगों के जाते ही वो सारी जानकारी एक छोटी सी डायरी में नोट कर लेता था। अब ये सब वो इसलिए करता था क्योंकि उसका सपना था कि वे बड़े होकर बैंकर बने। हालांकि उसके पिता बर्नार्ड के सपने के बिल्कुल खिलाफ थे, बट उसने अपने पिता की एक नहीं सुनी। अगला सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद 1954 में। बर्नार्ड अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी बीबी यूनिस और अपने बेटे के साथ लॉस एंजल्स शहर में शिफ्ट हो गया। और वो लॉस एंजल्स इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि वहाँ टेक्सास के मुकाबले रंग भेद थोड़ा कम होता है। हालांकि अब वे लोग लॉस एंजल्स शिफ्ट तो हो गए, बट उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो इसलिए वे अपने रिश्तेदार के यहाँ एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। बर्नार्ड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वे जल्द ही घर चेंज कर लेंगे। फिर वह रियल एस्टेट का एजेंट बन जाता है और शहर में रेंट वाले घर ढूंढने लगता है और अपनी सूझबूझ से पता कर लेता है कि लॉस एंजल्स में ब्लैक लोग ज़्यादा रहते हैं और वाइट लोग कम रहते हैं, और ब्लैक लोगों को रेंट की घर की ज़रूरत भी ज़्यादा है, बट उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ से वे खरीद सके। फिर क्या था, बर्नार्ड को बिजनेस करने के लिए रेंटिंग का काम सबसे बढ़िया लगा। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि एक गोरे आदमी का घर है जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है। उसके हाउस की लोकेशन बहुत बढ़िया थी, पर फिर भी वे बिल्डिंग के मालिक मिस्टर पार्कर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने इस अपार्टमेंट को सिर्फ आधा रेंट पर चढ़ा रखा है, क्यों ना तुम सारा अपार्टमेंट मुझे बेच दो। मैं अभी तुम्हें $30,000 दूंगा और इस बिल्डिंग के सारे कमरे रेंट पर चढ़ा दूंगा। इससे तुम्हें काम पूरा होने पर $5,000 बाद में पे करूंगा। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। हालांकि ओनर को इसका आइडिया अच्छा तो लगता है, मगर उसे अभी कोई रिस्क लेने का शौक़ नहीं था। बर्नार्ड भी उसको समझता है और वह जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है, उसकी नज़र पड़ती है ओनर के कैलेंडर पर। वह देखते ही उसे पहचान लेता है कि ये एक लोकल बैंक के मैनेजर ने उसे गिफ्ट किया होगा। उसके दिमाग में एक बड़ा ही शानदार आइडिया आता है और वो तुरंत बैंक के लिए निकलता है, जहाँ पर उसे मैनेजर मिल सके। बट मैनेजर का सेक्रेटरी ब्लैक लोगों से भेदभाव करता था। उसने बर्नार्ड को मैनेजर से मिलने से मना कर दिया, पर फिर भी बर्नार्ड बैंक के बाहर इंतज़ार करता रहा और जैसे ही मैनेजर वहां से निकलता हुआ दिखता है, वे उसे तुरंत रोक लेता है। वो मैनेजर से बोलता है, मैं तुम्हारे बिज़नेस के एक वीआईपी कस्टमर को जानता हूँ। आपके उस कस्टमर को फ़ायदा कराऊंगा, बट उसके लिए आपको मुझे लोन देना पड़ेगा। बट मैनेजर बर्नार्ड की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसी रात बर्नार्ड को मिस्टर पार्कर का कॉल आता है, जिस पर वह पूछता है कि क्या तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके लोन लेने की कोशिश करी?
इस पर बर्नार्ड को ओनर से माफ़ी मांगनी पड़ती है, पर इस पर ओनर ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, बल्कि बर्नार्ड का जज्बा देखकर उसे और खुशी होती है। इसी जज्बे को देखते हुए पार्कर बर्नार्ड को लोन पास करवाने का वादा करता है। अब बर्नार्ड को लोन मिल जाता है और वो लोन उसके ज़िंदगी का पहला लोन था। उसे आज से पहले बैंक से कोई लोन नहीं मिला था। अब वो इसी लोन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता है। नेक्स्ट सीन में बर्नार्ड अब उस बिल्डिंग के बाहर था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी वाइट लेडी उस घर में एंटर करती है, जहाँ पर उसे बर्नार्ड नज़र आता है। वह उससे गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बर्नार्ड बहुत शांति से जवाब देता है कि हम इस बिल्डिंग की मरम्मत कर रहे हैं। वह बूढ़ी औरत बहुत ही चिढ़कर बर्नार्ड से कहती है, ज़रा ठीक से काम करो। फिर बर्नार्ड दोबारा से शांति से जवाब देता है कि आप इसकी चिंता मत करिए, यह बिल्डिंग मेरी ही है और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। बूढ़ी औरत अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर पर वहाँ पुलिस को बुला लेती है। पुलिस बर्नार्ड से पूछती है कि क्या तुमने इस बिल्डिंग का मालिक होने का झूठा दावा किया है? इस पर बर्नार्ड तुरंत ही बिल्डिंग का कागज़ निकालकर पुलिस को दिखा देता है, जिस पर पुलिस कोई जवाब देने लायक नहीं बचती। बर्नार्ड दोबारा से बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहां पर उसे बूढ़ी औरत दोबारा दिखती है। वह औरत उस पर चिल्लाती है, बट इस बार बर्नार्ड कहता है, आप मेरे पर चिल्लाइए मत, क्योंकि यह बिल्डिंग मेरी ही है। और इस बात पर बूढ़ी औरत शॉक हो जाती है और कुछ ही दिनों में वे डिसाइड करती है कि वे उस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वह बूढ़ी औरत एक ही बिल्डिंग में ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह उनसे नफ़रत करती थी। बट बर्नार्ड भी बहुत चालाक था। जैसे ही वह लेडी घर छोड़कर जाती है, वह तुरंत उस घर को एक ब्लैक लेडी को रेंट पर दे देता है। बिल्डिंग कुछ ही टाइम में पूरी भर जाती है और वादे के अनुसार बर्नार्ड इस बिल्डिंग के पुराने ओनर मिस्टर पार्कर को उनके हिस्से के पैसे दे देता है। इस पर मिस्टर पार्कर बर्नार्ड से बहुत खुश होते हैं और उसके साथ बिजनेस करने का ऑफ़र देते हैं। बर्नार्ड इसके लिए मान जाता है और एट द एंड वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि कस्टमर से डायरेक्ट डील मिस्टर पार्कर ही करेंगे, क्योंकि बर्नार्ड एक ब्लैक मैन है और उसके साथ कोई भी डील करने से मना कर देगा। इसके बाद दोनों 50-50 के पार्टनरशिप में आ जाते हैं। थोड़े ही टाइम में बिज़नेस बहुत बढ़िया चलता है। दोनों साथ में बहुत सारे पैसे कमाते हैं। बर्नार्ड कुछ ही समय में एक बंगले में भी शिफ्ट हो जाता है और उसका परिवार एक खुशहाल परिवार हो जाता है। इनकी यह खुशी ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं, क्योंकि बर्नार्ड के पार्टनर मिस्टर पार्कर बहुत ओल्ड और कमज़ोर थे, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है और उस कंपनी में जितने भी शेयर थे वह मिस्टर पार्कर के पत्नी के हो जाते हैं। अब जो मिसेस पार्कर थीं वह ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करती थीं। वह बर्नार्ड को फोर्सफुली अपने ज़्यादातर शेयर अपने नाम करने को कहती हैं और अगर बर्नार्ड ऐसा करने से मना करता है तो वह उस पर केस करने की बात करती है। बर्नार्ड भी लेडी से डरता नहीं है और वह पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने को कहता है। पर अब दिक्कत की बात ये आती है कि अब बर्नार्ड को चाहिए था एक गवाह, जिससे कि वह अपने आप को कोर्ट में साबित कर पाए कि मिस्टर पार्कर और उसकी डील दोनों की मर्जी से हुई थी। वह सोचता है कि शायद बैंक के मैनेजर उसकी मदद कर देगा, इसीलिए वह बैंक जाता है। बट वहाँ जाके देखता है कि बैंक मैनेजर पहले से ही मिसेस पार्कर का साथ दे रहा होता है। उसकी उम्मीदें खोती नज़र आती हैं। फिर उसकी नज़र पड़ती है पूरे बैंक पर। वहाँ उस बिल्डिंग में 4 बैंक होते हैं। अब बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह पूरी बिल्डिंग ही खरीद ले। बिल्डिंग खरीदने के बाद उस बिल्डिंग का कोई भी बैंक या बैंक का
कर्मचारी उसकी बात को ठुकरा नहीं सकता, उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। बट अब इस काम के लिए बर्नार्ड को किसी के साथ की ज़रूरत थी। अब इस काम के लिए उसे मिलता है जो, वह एक रियल एस्टेट बिजनेस की दुनिया का एक अमीर आदमी है। पहले जो को लगता है कि बर्नार्ड का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आज से पहले किसी ब्लैक मैन ने लॉस एंजलस के डाउनटाउन में इससे महंगी बिल्डिंग नहीं खरीदी थी। उस एरिया का प्राइस ही बहुत ज़्यादा था। बट फिर धीरे धीरे जो को समझ आना लगता है कि बर्नार्ड ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा, उसकी बात में दम है। क्योंकि बर्नार्ड अगर बैंक की बिल्डिंग खरीद लेता है तो बैंक का कोई भी कर्मचारी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, और ऐसे में उसके केस जीतने की चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ बैंक वाले बर्नार्ड को रियल एस्टेट का राज भी बता देंगे, जिससे उसका बिजनेस करना और भी आसान हो जाएगा। ये सब सुनकर जो को बर्नार्ड की बात पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह चाहते हैं कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, उसके साथ भी काले गोरे का भेदभाव होता ही है। और इस मौके से जो को लगा कि उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। बट दिक्कत की बात यहाँ आती है कि लॉस एंजलस में उन दोनों ब्लैक लोगों की बात सुनेगा कौन, उनके साथ डील कौन करेगा। तो ऐसे में उन्हें एक वाइट मैन की ज़रूरत थी जो बैंक वालों से जाकर डील पक्की करे। फिर उन्हें याद आता है मैट की। मैट एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, बट उसके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। जो और बर्नार्ड मिलकर मैट को ट्रेनिंग देते हैं। वह उसे हर तरीके के चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि गोल्फ, मैथ्स, रियल एस्टेट से जुड़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं, जिससे कि वह बैंक वालों के सामने बेवकूफ़ नज़र ना आए। वह चाहते थे कि बैंक वालों को लगे कि मैट बहुत ही चालाक इंसान है, और होता भी यही है। मैट सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेता है और इन सारी चीज़ों में वह बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बन जाता है। अब बारी आती है थोड़ी एक्टिंग की। अब वही मैट अब गोल्फ क्लब में जाता है, जहां पर उसे मिलता है बैंक का मालिक। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि ये मीटिंग भी जो ने अरेंज करवाई थी। अब मैट को बैंक के बिल्डिंग के मालिक की से बातचीत बहुत बढ़िया चल रही होती है, और मैट बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और बाकी का पेपर वर्क वह अगली मीटिंग के लिए रख देते हैं। बट मैट को कोई प्रोफेशनल नहीं था, तो बैंक वालों को ट्रस्ट जीतने के लिए बर्नार्ड मैट को ट्रेनिंग देता है। बर्नार्ड मैट को हर टाइप की सिचुएशन के लिए तैयार कर देता है, जिससे कि कोई भी सवाल आने पर मैट बैंक के मालिक से हर बार 2 कदम आगे रहे। अब आता है द शो टाइम। जैसे कि हमें पता है बर्नार्ड ने मैट को बिल्डिंग से जुड़ी सारे कैलकुलेशन रटवा रखी थी, तो कोई भी सवाल आने पर मैट उसका तुरंत कैलकुलेट करके जवाब दे रहा था। वहाँ बैंक के मैनेजर के बराबर में बैठे सारे सीए और अकाउंटेंट भी हक्के बक्के रह जाते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई मैथ्स का जीनियस बैठा है। सब लोग मैट की समझदारी देखकर दंग रह जाते हैं, और वो लोग मैट को बैंक बेच देते हैं। आखिर में बर्नार्ड को बैंक की बिल्डिंग मिल जाती है, वह भी सस्ते रेट में। बर्नार्ड उस बिल्डिंग से जब भी बाहर आता या अंदर जाता तो चारों बैंक के प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाने को बेताब रहते। वो मैनेजर जिसने बर्नार्ड को मदद करने से पिछली बार मना कर दिया था, अब वो भी ये सब देखकर शॉक रह जाता है। उसको बहुत छोटा महसूस होने लगता है। अब बैंक की मदद से बर्नार्ड का रियल एस्टेट का बिजनेस दिन दुगना रात चौगनी करने लगता है। उन्होंने अकेले ही पूरे लॉस एंजलस में काले गोरे का भेदभाव बहुत ही कम कर दिया था। अब बहुत सारे ब्लैक लोग वाइट लोगों के मोहल्ले में शिफ्ट हो रहे थे। इसी बीच बर्नार्ड की वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होती है। काफ़ी सालों बाद 1963 में बर्नार्ड अपने परिवार को
टेक्सास शहर में ले जाता है। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे को शहर घुमाने लेकर जाता है। वो लोग बैंक के सामने से निकलते हैं। बर्नार्ड को बैंक के सामने एक ब्लैक कम्युनिटी का एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि शू पॉलिश का काम कर रहा था। उस लड़के को देखकर बर्नार्ड को अपने बचपन की याद आ जाती है। अब बर्नार्ड डिसाइड करता है कि अब वह टेक्सास शहर में रहने वाले ब्लैक कम्युनिटी की हालत को सुधारेगा। अगले दिन बर्नार्ड जो के पास जाता है और उससे टेक्सास के बैंक खरीदने की बात करता है। जो को लगता है बर्नार्ड पागल हो गया है, बट बर्नार्ड अपनी बात को समझाता है, जिसके बाद जो समझ जाता है और बैंक खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। अब वे लोग मैट को फिर से हायर करते हैं और मैट बैंक के ओनर फ्लोरेंस सीनियर और जूनियर के साथ मीटिंग करता है और बैंक खरीद लेता है। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही होती हैं और शहर में ब्लैक पीपल के कंडीशन भी सुधर रही होती है, पर फ्लोरेंस जूनियर बीच में टांग अड़ा देता है और इस बात की जांच शुरू कर देता है कि बैंक किस टाइप्स के लोन को अप्रूवल देता है। एक दिन फ्लोरेंस मैट का पीछा करता हुआ बर्नार्ड और जो से उसकी मुलाकात हो जाती है। फ्लोरेंस उन तीनों का सीधा सीधा लोन के अप्रूवल को लेकर डराता है और कहता है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले 1 महीने में उनके बैंक में आएंगे और लोन्स की जांच करेंगे। जैसे ही फ्लोरेंस वहां से जाता है वैसे ही तीनों चिंता में आ जाते हैं और इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी डिस्कशन में मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उन्हें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए और जितने भी ख़राब लोन्स हैं उन सभी को मेन बैंक से नए बैंक में शिफ्ट कर देना चाहिए। बट बर्नार्ड कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि नया बैंक खरीदना है, प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ जुड़ी हुई नई जिम्मेदारियां, क्योंकि नया बैंक खरीदने में आएंगी उनके साथ नई जिम्मेदारियां जिसके लिए वे लोग तैयार नहीं थे। इसके जवाब में मैट कहता है कि नई बैंक को संभालने की जिम्मेदारी उसे छोड़ देनी चाहिए, नए बैंक की जिम्मेदारी वह खुद लेगा। इस बात को सुनकर बर्नार्ड थोड़ा परेशान होता है, बट फाइनली वो मैट के आइडिया से सहमत हो जाता है और इसके अगले ही दिन बर्नार्ड एक लॉयर से मिलता है और बिना ज़्यादा सोचे समझे मेनलैंड बैंक के लोन को सेटल करने के लिए वह बहुत सारे लोन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उन्हें पास कर देता है। कुछ दिनों बाद मैट को फ्लोरेंस का कॉल आता है। ये है फ्लोरेंस जूनियर और फ्लोरेंस उसे बताता है कि कुछ क्लाइंट मेनलैंड बैंक से अपना सारा पैसा निकालना चाहते हैं। सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही थीं। इसके ऊपर से फेडरल बैंक का एग्जामिनर मर्लिन बैंक पहुंच जाता है। इस समस्या को देखते हुए बर्नार्ड मैट की मदद करने की खातिर एक सफाई कर्मचारी होने का नाटक करता है, जिससे कि वह कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सुन पाए। पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एग्जामिनर्स को उल्टे सीधे लोन्स के अप्रूवल मिल जाते हैं और बर्नार्ड इस सोच में पड़ जाता है कि बेमतलब के लोन्स की अप्रूवल कैसे मिला आखिरकार। उन्हें पता चलता है कि इस पूरी गड़बड़ी के पीछे फ्लोरेंस का हाथ था। एक्चुअली में नए बैंक की जिम्मेदारी लेते वक्त प्रोटोकॉल्स फ्लोरेंस द्वारा भेजे गए लॉयर पर ही विश्वास कर लिया था। इसी बात का फ्लोरेंस ने फ़ायदा उठा लिया और उसने ख़राब लोन्स को अप्रूवल दिला दिया था और जो मैट को समझाता है कि इस समय बैंक ऑफ मर्लिन को छोड़ने में की समझदारी वाली बात होगी। पर मैट मन ही मन ये नहीं चाहता था कि उसका बैंक उसके हाथ से जाए, इसीलिए वह जो और बर्नार्ड को बिना बताए ही एक कदम उठा लेता है। अगले ही दिन जो को मैट की हरकत का पता चल जाता है और वो बिना किसी देरी के साथ बर्नार्ड को लेकर मेन बैंक में पहुंचता है। वो मैट को सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश करता है और मैट से बुक ऑफ रिकॉर्ड निकालने को बोलता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग फंस गए थे।
ये सब फ्लोरेंस एक कोने में खड़े होकर देख रहा था। इसी बीच वहाँ फेडरल बैंक एग्जामिनर आ पहुँच जाते हैं और बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने की बात करता है और बर्नार्ड और जो बैंक के बाहर आ ही रहे होते हैं तो FBI उन्हें पकड़ लेती है। बर्नार्ड अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है पर वह उसकी एक नहीं सुनते। इसके कुछ ही समय बाद बर्नार्ड और जो अपने लॉयर से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका केस अब रंगभेद की राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैट सीनेटर से मिलता है और उनके बीच में एक सौदा होता है। अगर मैट कोर्ट में जो और बर्नार्ड के खिलाफ गवाही देता है तो मैट को इस केस में किसी तरह की सज़ा नहीं होगी। इसी रात मैट अपना अगला कदम उठाकर किसी को फ़ोन लगाता है, बट ये नहीं बताया गया कि वह यहाँ फ़ोन किसको लगा रहा है। अगले ही दिन सीनेटर की बात मानते हुए मैट कोर्ट में जो और बर्नार्ड के खिलाफ गवाही दे देता है। अब इससे पहले दिन के शाम को बर्नार्ड भी सीनेटर से मिलता है और वहाँ बर्नार्ड को सीनेटर सजेशन देता है कि अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम को जो और बर्नार्ड को मान लेना चाहिए और इसके बदले में वह कोर्ट में अपनी मर्ज़ी से चाहे कोई भी बात कह सकते हैं, वह अपना पक्ष रख सकते हैं। अगले दिन यही होता है। बर्नार्ड अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों को सच्चा बता देता है और वो सबके सामने देश में हो रहे रंगभेद के ऊपर अपना ख्याल रखता है। वह अपने और अपने जैसे लोगों के साथ भेदभाव को सभी को बतलाता है और इसके तुरंत बाद बर्नार्ड और जो को जेल हो जाती है और मैट के ऊपर कोई केस नहीं रहता। और वहीं दूसरी तरफ फ्लोरेंस जूनियर मेनलैंड बैंक को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। बर्नार्ड और जो जेल से छूट चुके हैं और खुशी से बाहर आते हैं। यूनिक्स को अजीब लगता है कि बर्नार्ड और जो इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि उनके हाथ से उनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई है और वो सब गंवा चुके हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो कहता है कि उन दोनों के पास अभी भी बहामास में प्रॉपर्टी है। ये बात सुनकर यूनिक्स सोच में पड़ जाती है और बर्नार्ड से पूछती है कि पूरा मामला क्या है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि कोर्ट की हियरिंग से एक रात पहले मैट ने जिस आदमी को कॉल लगाई थी वह बर्नार्ड ही था। मैट बर्नार्ड को सीनेटर की कोर्ट में झूठी गवाही के डील के बारे में बताता है और बर्नार्ड से माफ़ी मांगता है। बर्नार्ड मैट से यहाँ एक मदद मांगता है और इससे पहले कि सरकार उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले, वो जो और उसके लिए बहामास में दो प्रॉपर्टी बचा ले के साथ ही। और इसी के साथ मूवी होती है एंड। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।